हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। सो व्हाट इज क्रॉप? अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस और अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब जब सेम काइंड के प्लांट कल्टीवेट किया जाता है एक प्लेस पर ऑन अ लार्ज स्केल, उन्हें हम कहते हैं क्रॉप। एग्जाम्पल के लिए हम वीट ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पूरे फील्ड में सिर्फ वीट लगा हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं क्रॉप। नाउ खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में सोन किए जाते हैं उन्हें उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। जो रेनी सीजन इन इंडिया है वो जनरली कब कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। यहाँ आप देख सकते हैं। नाउ रेबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। मतलब जो क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं विंटर सीजन में यानी अक्टूबर टू मार्च, उन्हें हम कहते हैं रेबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल wheat, gram, pea, mustard. Now the basic agricultural practices are as follows. मतलब जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है वो क्या होती है? नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये सबसे पहली स्टेप होती है क्रॉप ग्रो करने से पहले। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होती है एग्रीकल्चर में, टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये रूट्स को अलाउ करता है कि वो डीप तक जाए, पेनेट्रेट करे डीप तक। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ये जो लूजन्ड सॉइल होती है वो क्या करती है? अलाउ करती है रूट को टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। द लूजन्ड सॉइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। मतलब वो ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स रहते हैं सॉइल में उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। Now these organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये जो organisms है वो होते हैं फ्रेंड्स किसके? फार्मर के। क्योंकि क्या करते हैं वो? टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग या फिर प्लाउइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। ये एक प्लाव की हेल्प से किया जाता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। मतलब अगर सॉइल वेरी बहुत ड्राई है तो वो क्या उसको क्या चाहिए होता है? वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग से। नाउ द लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग किसके लिए बेनिफिशियल होती है? सोइंग और इरिगेशन के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ये किसके हेल्प से करी जाती है? लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभार क्या होता है, जो मैन्योर होती है वो ऐड की जाती है सॉइल में बिफोर टिलिंग, मतलब टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। ये हेल्प करती है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। जो सॉइल है उसे गीला किया जाता है, मॉइस्टेंड किया जाता है सोइंग से पहले। नाउ सोइंग, sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. जो sowing है वो एक important part है crop production का। मतलब ये बहुत important होता है क्योंकि अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो crop के होने का चांस तो मतलब कुछ है ही नहीं, crop तो हो ही नहीं सकती। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स जो होते हैं उन्हें हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हम नहीं, फार्मर सिलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। मतलब जो फार्मर प्रेफर करते हैं वैसे सीड्स को चुनना जो उन्हें हाई यील्ड दे, यानी ज़्यादा खेती कर सके, वो खेती इन द सेंस ऑफ ज़्यादा क्रॉप्स उगा सके। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो टूल यूज होता है ट्रेडिशनली फॉर सोइंग इज शेप्ड लाइक फनल। वो फनल के शेप में होता है। द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल। जो सीड्स होती है उन्हें हम फिल करते हैं फनल में, और जो वहाँ से वो पास होते हैं डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। वहाँ से वो पास होते हैं 2 और 3 पाइप्स के जरिए
जो जिनके पास होते हैं शार्प एंड्स, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, मतलब जो है वो थोड़ा सा छेद करते हैं सॉइल में और उसमें मतलब छेद करके अंदर जाते हैं और वहाँ पे सीड्स को प्लेस कर देते हैं। आज के दिन क्या होता है कि सीड ड्रिल यूज होने लगा है सोइंग के लिए। किसके हेल्प से? ट्रैक्टर के हेल्प से। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एंड एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये सीड्स को एक डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे सो करता है, जिससे ये बहुत बेनिफिशियल है कि इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये एंश्योर करता है कि जो सीड है वो कवर्ड हो गया है किससे? सॉइल से आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये प्रोटेक्ट करता है सीड्स को कैसे? जब अगर कोई बर्ड उस सीड को ना खा ले। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जो सोइंग की जाती है सीड ड्रिल से क्या करती है? सेव करती है टाइम और लेबर को। यहाँ हम देख रहे हैं कि फार्मर जो है प्लाव की हेल्प से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहा है और इसके बाद ये इसमें सीड डालेगा। ये आपको प्लाव का डायग्राम दिखेगा जो आपकी बुक में भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers। तो चलिए समझते हैं इसको लाइन बाय लाइन। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, मतलब ऐसी चीजें जो ऐड की जाती है सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसलिए ऐड की जाती है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, उन्हें हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नाउ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। Now, manure. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residue. मैन्योर क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। कैसे ऑब्टेन्ड होता है? जो हम जब जो कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज, यानी प्लांट्स का बचा हुआ जब लीफ गिरती है ट्री से, तो उसे हम कहते हैं प्लांट रेसिड्यूज। तो जब ये सड़ती है ये चीजें, तो उनसे मैन्योर तैयार होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर जो है फील्ड में प्रिपेयर किया जा सकता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है वो लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बट इसके एक पॉइंट है कि जो मैन्योर है वो रिलेटिवली लेस रिच होता है किसमें? प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। नाउ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। Fertilizers is prepared in factories. Fertilizers does not provide any humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers क्या होते हैं कि मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री से प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को। बट इसका एक पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजर जो है वो बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन इस वजह से जो फार्मर है वो प्रेफर करते हैं फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करना। बट ये क्या करता है ना, सॉइल को खराब करता है। तो इसीलिए हमें मैन्योर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और फर्टिलाइजर का जितना कम यूज़ हो सके उतना करना चाहिए। यहाँ आपको एक फार्मर दिख रहा होगा जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है सॉइल को। इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, मतलब जब वाटर का सप्लाई टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, जब हम रेगुलरली क्रॉप्स को वाटर देते हैं उसे हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन कैन बी डन ऑन ट्रेडिशनल बेसिस और फ्रॉम मॉडर्न वेज। इरिगेशन कैन बी डन मतलब किया जा सकता है ट्रेडिशनल बेसिस पर भी और मॉडर्न वेज से भी किया जा सकता है। तो मैं समझते हैं सब ट्रेडिशनल वेज। आपकी बुक में इसके डायग्राम भी दिए हैं, तो आप वहाँ से इसको और अच्छे समझ सकते हैं। पहला तो मोट है, फिर है चेन पंप, फिर है ढेकली और फिर है राहत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिस्ट सम ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरिगेशन, तो आप ये 4 लिख सकते हैं। नाउ मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन। Sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये uneven land पे ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे वाटर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। जो परपेंडिकुलर पाइप्स होती है वो होती उनमें होता है रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, और वो जॉइंट किससे होता है? मेन पाइपलाइन से। जब वाटर when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, जब वाटर इज अलाउड
मतलब जब वाटर को अलाउ किया जाता है टू फ्लो, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, वो एस्केप करता है रोटेटिंग नोजल से और इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट्स रेनिंग, और वो स्प्रिंकल हो जाता है क्रॉप पर और वो ऐसा दिखता है कि वहाँ पर रेन हो रही है। ना ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम क्या होता है समझते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है कहाँ पर, डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स को वाटरिंग पानी देने के लिए, गार्डन्स को पानी देने के लिए और ट्रीज को पानी देने के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर जो है थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज अ बून इन रीजन, ये एक वरदान है उन रीजन में जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, मतलब वाटर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो फार्मर है वो मॉडर्न वेज के थ्रू पानी दे रहा है क्रॉप को। Now protecting from weeds. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. जब फार्मर है वो किसी फील्ड में क्रॉप उगाता है तो वहाँ कुछ ऐसे अनडिजायरेबल अनवांटेड जो नहीं चाहते वो भी उग जाते हैं नेचुरली, मतलब हम उसे नहीं उगाते हैं, वो नेचुरली उग जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें हम कहते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम इसे रिमूव करते हैं तो उसे कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं बाद में जाके कम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट से फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, और वो इस वजह से वो अफेक्ट कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ को। तो सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो कुछ वीड्स होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो यहाँ तक इंटरफेयर करते हैं कि हार्वेस्टिंग में भी आ जाते हैं और कभी कभी वो पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। जो वीड्स है सर्टेन केमिकल यूज करने से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, लाइक वीडिसाइड। इसका एग्जांपल है 2,4-D। तो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये तो सिंपल है कि जो फील्ड्स में स्प्रे किए जाते हैं किसके लिए, किल करने के लिए वीड्स को, वीडिसाइड स्प्रे किए जाते हैं किल करने के लिए वीड्स को। यहाँ दिख रहा होगा आपको कि एक बंदा जो है हाथ से वीड्स को निकाल रहा है। अभी के टाइम पे तो ये कुछ मशीन से कर देते हैं या फिर फार्मर्स डायरेक्टली अपने हाथ से करते हैं। नाउ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो हम कट करते हैं क्रॉप को और जब वो पूरा अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स को हम पुल करते हैं जमीन से ऊपर और उसे कट करते हैं क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप है वो यूजुअली 3 to 4 मंथ लेता है ग्रो करने के लिए, अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अपने हमारी कंट्री इंडिया में जो हार्वेस्टिंग है वो या तो सिकल से की जाती है या फिर डायरेक्ट या फिर एक मशीन से की जाती है, उसे कहते हैं हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। मतलब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें भी जरूरी है टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द chaff। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। यहाँ आपको कंबाइन दिख रही होगी जो हार्वेस्टिंग कर रही है। नाउ स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्योंकि अगर हमने क्रॉप उगाया है इतनी मेहनत से तो उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है उन्हें हमें रखना है लॉन्गर टाइम के लिए तो उन्हें हमको सेफ रखना पड़ेगा। किससे, मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें उन्हें रखना है बहुत लॉन्गर टाइम के लिए तो वो सेफ होने चाहिए। किससे, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर होता है
ऑफ कोर्स, क्योंकि हम अगर पानी देते हैं, जब वो आते हैं, हम निकालेंगे, तो ऑफ कोर्स है कि मॉइस्चर तो प्रेजेंट रहेगा ही। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर जो फ्रेशली हार्वेस्टेड है, जो अभी अभी रिसेंट में हार्वेस्ट किया है जिन्हें, अगर वो स्टोर कर देते हैं फार्मर्स बिना ड्राइंग किए उसे, बिना ड्राई किए, बिना सुखाए उसे, तो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो या तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, या तो जो ऑर्गेनिजम्स है उन पे अटैक कर सकते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। और उन्हें वो अनफिट कर देते हैं किसके लिए, या तो यूज के लिए या फिर जर्मिनेशन के लिए। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो इसीलिए बिफोर स्टोरिंग देम, उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, जो ग्रेन्स है उन्हें प्रॉपरली ड्राइड किया जाता है इन द सन, सन में उन्हें प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, उनका मॉइस्चर है वो रिड्यूस करने के लिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये प्रिवेंट करता है, ये बचाता है अटैक से, किसके, इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, जो फार्मर्स हैं वो स्टोर करते हैं ग्रेन्स को कहाँ, जूट बैग या फिर मेटालिक बिन्स। हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस। जो फार्मर है वो एक लार्ज स्केल पे जो क्रॉप को उगाते हैं और उसे जब स्टोर करना रहता है तो वो उसे करते हैं कहाँ पर स्टोर, silos में and granaries में, to protect them from pests like rats and insects. Now animal husbandry, animals which reared at home or on farms, मतलब जिन्हें हम पालते हैं कहाँ पर, होम या फिर फार्म्स में, have to be provided with proper food, shelter and care. हमें उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है क्या, प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। When this is done on a large scale, जब हम ये करते हैं on a large scale, it is called animal husbandry. तो यहाँ हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फॉर द नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।